गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो आज हम लोग अक्टूबर का सर करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। सितंबर तक का कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट पीडीएफ भी आपका अपलोड हो गया है। एक मिनट रुकिए। हाँ जी। कोशिश करेंगे अगले 10-15 दिनों में हम लोग ये अक्टूबर का भी सर आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे अपलोड करते जाएंगे, ठीक है सर। तो ये सर आ गए सब लोग, स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम तागम जी। हाँ, देखो आप लोग जो लोग नवंबर का एग्जाम दे रहे हैं, आप में से कुछ हो सकता है आज फर्स्ट क्लास कर रहे हो। फर्स्ट क्लास किसकी है आप लोगों में से? तो एग्जाम आपका है सर नवंबर 2023 में। उसके लिए एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि मिनिमम आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करके जाना है, यानी अक्टूबर तक का करके जाइए। और इसको स्टार्ट करिए सर मई 2023 से, एटलीस्ट मई 2023 से स्टार्ट करिए। इससे पहले का आप करंट अफेयर्स करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो उतना कारगर आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सब आपका ही करंट अफेयर्स में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी स्पोर्ट्स का आपका कंटेंट है वो सब आपका ही करंट अफेयर्स में कवर अप हो रहा है। तो मई 2023 से स्टार्ट करिए। 6 मंथ्स का टारगेट लेके चलिए कि मिनिमम मिनिमम आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स करना ही करना है। उससे पहले का अगर बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो करिए, अदरवाइज वो रिसेंट वाले ज्यादा पूछता है। जैसे अगर नवंबर में एग्जाम है तो वो सितंबर के ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, अक्टूबर के ज्यादा पूछेगा। क्वेश्चन तो पूछेगा, लेकिन जितना रिसेंट होता है उतने ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात सही है सर? ठीक है। फिर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता रहे तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी तरह से लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैथ्यू जी, अरुणाचल जीके का ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे, कई बार बनाया है। तो उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों की क्लास में भी लिंक शेयर किया था, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल है, वहां जाके आप अरुणाचल अरुणाचल जीके का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा है। मिस आपने कुछ नहीं किया है। ये सर जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। एग्जाम हो ना हो ये चलता है। अपन 2021 से सर इसको पढ़ाना है, ठीक है। 2021 हो गया, 2022 हो गया, अभी हम लोग 2023 कर रहे हैं। लेकिन आपको अभी 2021 2022 का नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अरुणाचल करंट अफेयर्स, देखो ऐसा है, मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स बनवाया है। अभी अगस्त तक का बन गया है। तो जो करंट अफेयर्स का आपको लिंक दिया है ना, उसमें एक नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स का भी एक सेक्शन है। उसमें नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स का अलग अलग स्लाइड बनवा के कंटेंट उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिर्फ अरुणाचल नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स आपका बन रहा है, ठीक है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो आपका जो वो करंट करंट अफेयर्स का लिंक है उसी में आपको एक फोल्डर मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स नाम से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त तक का अपलोड हो गया है, कुछ ही दिनों में सितंबर का भी हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली टू एम्पावर सीनियर सिटीजन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, which of the following ministries has organized
सामाजिक अधिकारिता शिविर कैंप एट 72 लोकेशन साइमल्टेनियसली अक्रॉस इंडिया। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ये जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, इस ये काफी टाइम बाद न्यूज में आई है, वरना पहले मैंने आपको कई बार ये बता रखा था कि जब भी आपको पूछा जाए मिनिस्ट्री और वो किसके लिए काम कर रही हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रही हो या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रही हो, ठीक है, तो उसका वो मिनिस्ट्री कौन होगी, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाए, शिविर मतलब कैंप लगाए। ठीक है, ये कैंप में होगा क्या सर, ये कैंप में कैंप में ये आपको एड प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्या कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं या सीनियर सिटीजन। ठीक है, अच्छा मेरे को इस बात पे ये बताइए, इस क्वेश्चन का एक और आंसर दीजिए, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन इंडिया में, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अभी फिलहाल इंडिया में कौन है। ये आपका अभी कन्नौज में हुआ था। हाँ जी सर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है। रवि कानन। रवि कानन नहीं है, इट्स वीरेंद्र कुमार। ठीक है, करेंट ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं रट लिया तो फिर यही लगाना है। वैसे तो जनरली नहीं होंगे, बस न्यूज में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल में कौन है, वीरेंद्र कुमार इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिसेंटली फसाई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल कैटेगरी इन द ऑनलाइन फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल टू promote which of the following in the food business sector। ठीक है, देखो एक पोर्टल है फसाई का जिसका नाम है ऑनलाइन फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, फॉस्कोस। ठीक है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, इसका काम क्या है सर, इसका काम ये है कि जो भी भैया आप मान लो रेस्टोरेंट खोलोगे, फसाई है क्या, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है ये इंश्योर करना कि इंडिया में जो फूड डिलीवर हो रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ जो फूड बेचा जा रहा है वो प्योर है कि नहीं है, उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। तो ये काम है आपका फसाई का। तो फसाई इसीलिए जो फूड डीलर्स होते हैं, जैसे आपका रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उनको लाइसेंस देता है, तभी वो आपका रेस्टोरेंट चला पाते हैं। आप देखना जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो अपने नाम के आगे फसाई का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट है, उनका अपना एक फसाई का द्वारा एक लाइसेंस होता है। तो फसाई लाइसेंस देता है किसी भी फूड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितने भी फूड बिजनेस सेक्टर है उन सबको लाइसेंस, उनका रेगुलेशन कौन करता है, फसाई करता है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेरी है या किसी को लाइसेंस वगैरह चाहिए तो उसके लिए उसने एक पोर्टल बना रखा है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। जिसको भी लाइसेंस वगैरह चाहिए फसाई का, तो उसके लिए ये पोर्टल है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल। अब लेकिन सर हो क्या रहा है, अब लेकिन फसाई चाहता है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर। ठीक है, तो उसके लिए फसाई ने क्या करा है कि जैसे पहले आप मान लो फसाई का ये पोर्टल है फॉस्कॉस, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, तो यहां पर लाइन लगती थी सर। ठीक है, यहाँ पर लाइन लगती थी कि भैया एक एक करके सबको लाइसेंस बटेगा।
अब फसाई ने क्या करा, एक स्पेशल कैटेगरी और ओपन कर दी है। यानी स्पेशल कैटेगरी में कौन रहेगा, विमेन रहेंगे, और आपका जो आई थिंक हाँ ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। विमेन और जो अदर जेंडर के लोग हैं तो उनको भी अब एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी सर। हाँ तो एक ना स्पेशल कैटेगरी और ओपन कर दिए फसाई ने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया पहले सबको एक लाइन में आना पड़ता था, अब एक्स्ट्रा लाइन और ओपन कर दिए फसाई ने। अब जैसे अगर मान लो पहले फसाई सिर्फ इनको लाइन बाय लाइन लाइसेंस दे रहा था, अब क्या होगा, जो लोग स्पेशल कैटेगरी में होंगे उनको भी वन बाय वन लाइसेंस मिलेगा। मतलब इस वाले को लाइसेंस मिला, फिर इसको लाइसेंस मिला, फिर इसको मिला, फिर स्पेशल कैटेगरी वाले को देखा जाएगा। तो इससे क्या है, जो विमेन्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी लाइसेंस एक्वायर करने में। तो इसीलिए ये फसाई का स्टेप है टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी। तो उसके लिए आपका ये स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है, ये स्पेशल कैटेगरी ओपन करी है आपका फसाई ने, ताकि जो विमेन है उनको भी इजीली लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। मतलब उसी तरह की बातें आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन वगैरह पे दो लाइन लगती है, एक मेल की एक फीमेल की, तो वन बाय वन एक बार एक मेल को एक बार एक फीमेल को टिकट देते जाएंगे। तो उससे क्या है, फीमेल्स को ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह का ये आपका कंसेप्ट है। ये एक मिनट बंद हो गया। चलिए तो आसान था सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये गोवर्धन स्कीम फिर आ गई सर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है कि देखो जो गोवर्धन पोर्टल में जो कंप्रेस बायोगैस और बायोगैस के प्लांट रजिस्टर्ड है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, मतलब सरकार अपनी तरफ से मदद प्रोवाइड कर रही है। तो वो किस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, ये काम कर कौन रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंस दिया जा रहा है ये दिया तो जा रहा है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, लेकिन स्कीम का नाम पूछ रहा है जिसके तहत गोवर्धन पोर्टल पे रजिस्टर होने वाले बायोगैस प्लांट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। ऑप्शन ए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑप्शन बी नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, ऑप्शन डी नेचुरल गैस सब्सिडी स्कीम। बताइए सर। हाँ जी। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। इस स्कीम के तहत आपका जो गोवर्धन प्लांट में रजिस्टर्ड गोवर्धन पोर्टल में रजिस्टर्ड प्लांट है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इस स्कीम का पर्पस है टू प्रमोट द प्रोडक्शन एंड टेकअप ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जनरेटेड फ्रॉम गोवर्धन प्लांट, ठीक है। गोवर्धन प्लांट है क्या सर, तो गोवर्धन स्कीम की हमने पहले भी बात करी थी। गोवर्धन बोले तो गोवर्धन का मतलब क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। यानी जो बायो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस है, मान लो कोई क्रॉप का वेस्ट प्रोडक्ट हुआ या जो जानवरों का एक्सक्रीटा है, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर में वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी मदद से हम लोग क्या बना रहे हैं, फर्टिलाइज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, ठीक है।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ साथ उसी की मदद से हम लोग बायोगैस बना रहे हैं। इसी बायोगैस को कंप्रेस कर दोगे, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे, तो क्या बन जाएगा सर? कंप्रेस बायोगैस। इसकी इतनी पावर है इक्विवेलेंट टू जितनी सीएनजी की पावर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कंप्रेस बायोगैस कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि नेचुरल गैस हमें इंपोर्ट करना पड़ती है, उसको कंप्रेस करके सीएनजी बनाते हैं, तब हम अपने यहाँ यूज करते हैं। लेकिन बायोगैस तो सर हमारे घर में बन रही है, गांव में बन रही है, तो उसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस बायोगैस, तो वो चीप भी होगी, और एनर्जी तो सर वो आपको उतना ही दे रही है, पावर वो उतना ही दे रही है। तो ये आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, तो उसमें उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। Its objective is to drive the widespread adoption of organic manure, ushering in savings for rural households by cutting down reliance on chemical fertilizers, यूरिया। जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने लगोगे तो अपने खेत में वही यूज करोगे, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज को भी फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो इंपोर्ट था या जो खर्चा था वो कम होगा। तो खर्चा कम होगा तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, तो उसमें भी सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाकी ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, ये किस स्कीम के लिए तहत दिया जा रहा है? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। क्लियर है सर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। देखो स्कीम में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने बोला है। देखो एक चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी सर, उसका कोई भी इलाज नहीं है, वो है रिवीजन। उसका कोई भी इलाज नहीं है सर। ठीक है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर एक स्मार्ट तरीके से आप करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्कीम्स का जहां तक सवाल है, मैंने ये आपसे हर बार कहा है, जब भी कोई स्कीम पढ़ो तो उसके दो ऑब्जेक्टिव देखो, मतलब दो चीजें उसमें ढूंढने की कोशिश करो। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर हो रहा है? ठीक है, कोई भी स्कीम देखो तो मिनिस्ट्री पता करो ये किस मिनिस्ट्री के तहत हो रहा है काम। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे? दूसरी चीज देखोगे कि वो स्कीम से वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? वो विमेन के लिए है, फार्मर्स के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? या तो उसका टारगेट ऑडियंस पता करो, या आप ये देखो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो किसी भी स्कीम को इस तरह से आप ब्रेक करके पढ़ोगे ना, कभी नहीं भूलोगे सर, याद रहेंगी हमेशा। ठीक है, और बाकी रिवीजन तो देखो सर करना ही पड़ेगा। अगर कोई आपका नाम रिपीट ना करे तो सर आप नाम भी अपना भूल जाओगे, है ना? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर चीज हम परमानेंट याद नहीं कर पाते, तो उसके लिए रिवीजन रिक्वायर्ड है। और जिंदगी भर तो करना नहीं सर, एक आध साल की बात, एग्जाम क्रैक हो गया, झंझट खत्म। क्वेश्चन नंबर 4। Recently, the Electoral Commission of which of the following countries has signed a MOU with the Election Commission of India for cooperation to enhance electoral management and administration? Recently, the Electoral Commission of which of the following countries has signed a MOU with the Election Commission of India for cooperation to enhance electoral management and administration? अब देखो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपका एलडीसी में भी आया था, उसमें पूछा था अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको एम्बेसडर बनाया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अभी एक एमओयू साइन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दूसरी कंट्री के इलेक्शन कमीशन से, ताकि जो प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं आपस में वो प्रैक्टिसेस को एक दूसरे कंट्रीज के साथ एक्सचेंज कर सकें। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सेशल्स। ठीक है, ये किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? सेशल्स के साथ अभी पार्टनरशिप कर रहे हैं। सेशल्स की कैपिटल क्या होगी सर? विक्टोरिया। सेशल एक आइलैंड कंट्री है, ये अगर आप देखोगे इंडियन ओशन में, ये ईस्ट अफ्रीका वाला जो हिस्सा है, इधर आपका मेडागास्कर,
मेडागास्कर के अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको सेशल्स आइलैंड मिलेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है सेशल्स, जिनकी कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। तो इसको ध्यान रखिएगा। सेशल्स के साथ हमारी काफी लंबी बातचीत भी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर हम सेशल्स में मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे हैं। सेशल्स की बस जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उस चीज को थोड़ा अपोज कर रही है, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज हमारा प्लान है कि सेशल्स में हम अपना एक मिलिट्री बेस बनाएं, ताकि इंडियन ओशन और साथ ही साथ अरेबियन सी पे हम कड़ी नजर यहाँ पर रख पाए। ठीक है, सर्विलेंसिंग अच्छी हो पाएगी। सेशल्स इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो इंडिया हर तरह से कॉपरेशन बूस्ट करना चाहता है विद द सेशल्स। कैपिटल याद रखना सर सेशल्स की विक्टोरिया। सेशल्स कभी कभी न्यूज में आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द एनडीएमए एंड द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? बताइए सर। Recently, which of the following organizations has introduced this Android earthquake alert system in India in collaboration with NDMA and National Center for Seismology and the Ministry of Science? बताइए। ऑलराइट, वैसे करेक्ट आंसर इज गूगल, क्योंकि एंड्रॉइड किसका है सर, गूगल का है ना। तो गूगल ने एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम बताया, यानी जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली अर्ली वार्निंग मिल जाएगी जब भी उनके आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, अभी जैसे दिल्ली में सर बैक टू बैक अर्थक्वेक लग रहे हैं, मतलब दिल्ली की हालत ये हो गई है, आप दिल्ली में रहते हो तो घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में ही रहना है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, और घर में रहोगे तो सर भूकंप आएगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। मतलब दिल्ली इज लाइक ना आपको घर में रहने देंगे ना बाहर रहने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पिंकी जी, इंटरनेट का मैं जानता हूँ समस्या है, तो अगर जो थोड़ा बहुत छूट जाया करे आप पीडीएफ से कवर कर लिया करें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, हाँ तो अगर कभी भी आने वाले टाइम में अर्थक्वेक को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑटोमेटिक अर्ली वार्निंग ये एंड्रॉइड यूजर्स को मिल जाया करेगी। ये व्यवस्था किसने करी है सर, गूगल ने करी है। ठीक है, किसके साथ मिलके करी, एनडीएमए। देखो एनडीएमए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनडीएमए का पर्पस क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखो होता क्या था, जैसे पहले कोई भी डिजास्टर आया, मान लो कहीं भी फ्लड्स आई, ठीक है, या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आया, तो हम लोग क्या करते थे सर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को भेजते थे या आर्मी के जवानों को भेजते थे। अब ठीक है सर, वो काम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं होती थी डिजास्टर से निपटने की, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई है सर बॉर्डर पे लड़ने की, तो डिजास्टर से लड़ने की उनके पास ट्रेनिंग थी नहीं। तो ऐसा सोचा गया क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनमें से एक यूनिट स्पेशली बना दी जाए, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगी, डिजास्टर पे काम करेगी, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, डिजास्टर में काम करना। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर कोई डिजास्टर आता है, लाइक मान लो कहीं पर एवलांचे आता है, कहीं पर फ्लड्स आते हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आता है, तो उस सिनेरियो में उन्हें उन्हें कैसे उस डिजास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करनी है, उस डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी भी क्रिएट कर दी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्योंकि देखो इंडिया में फ्लड्स भी आते रहते हैं, सुनामी भी आ चुकी है, अर्थक्वेक तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। तो अगर हमें इन चीजों को अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो एटलीस्ट इनके इम्पैक्ट को तो कम कर सकते हैं। तो वो कैसे कम कर सकते हैं, इसको मैनेज करके। तो उसी के लिए बॉडी बनाएगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इट इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी यानी एक कानून से बनी है, पार्लियामेंट के कानून से। कौन सा कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, और ये बॉडी बनी थी 2006 में। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, इस बॉडी का चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, जिस जिस बॉडी के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सर, एनडीएमए का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये 3 लेवल पे बनती है। ठीक है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये सर 3 लेवल पे बनती है। नेशनल लेवल पे तो होती है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
स्टेट लेवल पे होती है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से आप आइडिया लगा सकते हो सर, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। और जो डीडीएमए है सर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरपर्सन होता है शहर का डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो भी कमिश्नर, जो भी उसका नाम हो वो। ठीक है सर, तो ये हो गया डीएमए का कैटेगराइजेशन इन 3 पार्ट्स। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रेजिलियंस इन क्राइसिस रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए सर, तो ये कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड बात करनी थी। ये जो बात है ना कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है एनडीएमए का, पीएम, एसडीएमए का सीएम, डीडीएमए का डीएम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बात सही है सर, याद रहेगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। वालेकुम सलाम विजय, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन has passed away. He is known as the father of which of the following Indian revolutions? मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, शॉर्ट में कहें तो एम एस स्वामीनाथन। अभी उनका देहांत हो गया था पिछले ही महीने। उनको किस रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है? ये सर खाता खोलने वाला सवाल है। मनकोम्बू संवासिवन स्वामीनाथन से आप भले ही ना समझो, लेकिन हाँ ज्यादातर लोग एम एस स्वामीनाथन के नाम से समझ जाएंगे सर। ठीक है, अभी एम एस स्वामीनाथन जी की डेथ हुई है, तो उनको हम किसका फादर मानते हैं सर? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया था सर? हमने प्रोडक्शन बढ़ाया था सर, प्रोडक्शन ईल्ड, सेम क्रॉप में प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन ईल्ड को इंक्रीज किया था यूजिंग हाई ईल्ड वैरायटी सीड। अगर वन वर्ड में कोई पूछे भैया ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, तो हमारे देश में प्रोडक्शन ईल्ड को बढ़ाया गया था यूजिंग हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, अब एक बार नजर मार देते हैं एम एस स्वामीनाथन जी की लाइफ पर। उनका जन्म सन 1925 में हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, गांधी जी के प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे। उसके बाद पहले तो वो मेडिकल करियर में जा रहे थे, लेकिन 1942 से 43 ये दौर हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा था। ठीक है, इस दौर में आपको याद होगा हम वर्ल्ड वॉर 2 की भी मार झेल रहे थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल इंग्लैंड का, वो क्या कर रहा था सर? हमारे यहाँ की जो अनाज है वो हमारे देश के लोगों को छोड़ के वो अपने फौजियों तक भेज रहा था। तो बंगाल में काफी हद तक भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी। 1942 में फसल अच्छी नहीं हुई थी और जो कुछ भी थी तो वो फौजियों के लिए चला गया। तो 1942 टू 43 में इंडिया में बहुत ही ट्रेजिक इवेंट होता है, बंगाल फेमिन। कभी आप पढ़िएगा इसके बारे में अलग से। ठीक है, तो उसके बाद से उन्होंने अपना करियर चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे इस लाइन में नहीं जाना, अब मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तो वहां से उन्होंने कसम खा ली, अब मुझे एग्रीकल्चर में जाना है। ये होते हैं सर, देखो लेजेंड है ना। फिर अगर उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तो सबको पता है कि सर इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो उन्हीं की देन है। उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया था कि किस तरह से हम प्रोडक्शन यील्ड अपनी बढ़ा सकते हैं, और उसके जरिए इंडिया में उन्होंने अपनी हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, यानी इतना इंश्योर करना कि हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े फूड के लिए, तो वो उन्होंने इंश्योर करा। हाई यील्ड व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन बढ़वाई। फार्मर वेलफेयर के लिए सर उन्होंने और भी काम किया। उन्होंने पूरा एक स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाई। ठीक है, उन्होंने पूरी स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने सारी चीजें मेंशन की कि किस तरह से हम किसानों की इनकम बढ़ा सकते हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें स्वामीनाथन रिपोर्ट में वो लिख के गए। आप कभी देखना जब किसानों का जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रही थी तो उसमें एक बड़ी डिमांड यही आ रही थी,
स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। उसके अलावा एक प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001 पास हुआ है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था। कौन कौन से अवार्ड्स उन्होंने रिसीव किए हैं, तो वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट 1987 वो उनको मिल चुका है। पद्मश्री 1967 में मिला था। फिर पद्म भूषण भी मिला है 1972 में, पद्म विभूषण भी मिला है 1989 में। उसके अलावा जो एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है रैमन मैगसेसे अवार्ड, वो भी मिल चुका है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 वो भी मिल चुका है। तो दुनिया के लगभग सारे बड़े बड़े अवार्ड भी वो जीत चुके हैं। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन के बारे में और ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड उनके वर्क को अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन नॉर्थ ईस्ट पीएससी करके सर्च कर लीजिएगा तो आपको वहां पर ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये और डिटेल में 27 मिनट में आपका नजरुल सर ने ये आपको समझाया है, तो यहाँ पर आप और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली बीओ चिदम्बरानर पोर्ट या फिर कह लो बीओसी पोर्ट अथॉरिटी इन तमिलनाडु हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड हैंडल्ड ग्रीन अमोनिया कंटेनर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अभी तमिलनाडु में पोर्ट है बीओ चिदम्बरानर। पहली चीज तो ये पकड़ो, बीओ चिदम्बरानर पोर्ट कहां पर है, तमिलनाडु में। तो अभी वहां पर ग्रीन अमोनिया कंटेनर से रिसीव हुए हैं, तो वो किस कंट्री से आए हैं सर? वो जो ग्रीन अमोनिया के कंटेनर्स हैं वो किस कंट्री से आए हैं? वो आए हैं सर आपका इजिप्ट से। इजिप्ट की कैपिटल बताइए सर, इजिप्ट की कैपिटल। बिल्कुल सर, इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो है। चलिए सर, अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग ग्रीन अमोनिया की। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ग्रीन अमोनिया के बारे में डिस्कस करना। ग्रीन अमोनिया पहले फॉर्मूला समझो सर, NH3। ग्रीन अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। देखो आपको कुछ दिन पहले मैंने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ाया था। मैंने क्या कहा था कि देखो भैया एटमॉस्फेयर में पानी है, पानी को ब्रेक करो, H2 बनाओ, O2 बनाओ। तो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो। इनको अलग करने में या हाइड्रोजन बनाने में आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल है, अगर उस एनर्जी में किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, तो उस एनर्जी से बनने वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या था सर, ग्रीन हाइड्रोजन है। इसी तरह से हम लोग ग्रीन अमोनिया कैसे बनाएंगे सर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों की मदद से हम क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे सर। ठीक है, अब लेकिन सर ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसमें जब आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी हो सकता है आप कोयले से दो। कोयले से दोगे तो सर ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा, ग्रीन अमोनिया नहीं होगा, ये ग्रे अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन में जो आप एनर्जी दे रहे हो, अगर वो रिन्यूएबल है, यानी अमोनिया का जो फॉर्मेशन में एनर्जी खर्च हो रही है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उस अमोनिया को हम क्या कहेंगे, ग्रीन अमोनिया कहेंगे। सेम कंसेप्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन का था कि अगर हाइड्रोजन बनाने में किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हुआ है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। इसी तरह से अमोनिया बनाने में किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हुआ है तो वो कैसा अमोनिया है, ग्रीन अमोनिया है। ठीक है, अब अमोनिया का सर हम यूज कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर्स पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, तो इसमें आपको यूज किया जाता है। इंजन रन करने में भी यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अमोनिया बना रहे हैं 100% रिन्यूएबल एनर्जी से, 100% कार्बन फ्री एनर्जी से। ठीक है, अमोनिया बनाने की सर प्रोसेस क्या है, अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हैबर प्रोसेस। बाय यूजिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इलेक्ट्रोलिसिस एंड नाइट्रोजन सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। यानी पानी से हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया,
और एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। तो इन दोनों को मिला दो, आप क्या बना दोगे, अमोनिया। तो ये जो अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, अब देखो केमिस्ट्री तो हम पढ़ नहीं रहे कि वन बाई वन चीज पढ़े, हमें बस इतना ध्यान रखना कि भैया जो अमोनिया बनाने की प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस कहते हैं। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए अमोनिया फॉर्म करने की प्रोसेस का क्या नाम है। चार ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा हैबर प्रोसेस, और उसी को आपको टिक करना है। अब लेकिन अगर आप ये देखोगे जनरली किसी भी जीएस के नोट्स में ये आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जीके में पढ़ाया ही नहीं जाता है, वहां इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन सर एग्जाम में तो आ गया, तो इस चीज को कैसे टैकल करें, ये चीज आपकी टैकल हो सकती है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़कर। क्योंकि आपके एग्जाम में एक बात समझो सर, एपीएसएसबी जहां तक कंसर्न है ना, एपीएसएसबी सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछता है। एपीएसएसबी में वो सवाल पूछ रहे हैं आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड, वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको दिनचर्या की चीजें कितनी मजबूत है, कितना एफिशिएंट तरीके से आप चीजों को समझते हो। ये एपीएसएसबी का टारगेट है। ठीक है, तो ये हेबर प्रोसेस, अब चूंकि ग्रीन अमोनिया की बात चली तो वहां से ग्रीन अमोनिया से हमने हेबर प्रोसेस का नाम पढ़ा, तो ये न्यूज में था, तो वो एग्जामिनर इस चीज को उठा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन वो उठा भी लेता है। तो मेन चीज जो आपको अपनी डेवलप करनी है करंट अफेयर से, वो करनी है हेबर प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सर जो क्वेश्चन है उसी का रट्टा मार के आपको निकल लिया, क्वेश्चन बस एक जरिया है, क्वेश्चन बस एक जरिया है आपको टॉपिक समझाने का। बाकी आप क्वेश्चन से ज्यादा जो उसमें मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जब ग्रीन अमोनिया आ गया तो आपको समझना पड़ेगा ग्रीन अमोनिया है क्या, अमोनिया बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइबर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अमोनिया कहाँ कहाँ यूज हो जाता है, एनर्जी स्टोरेज में यूज होता है। ठीक है, जीरो कार्बन फ्यूल बनाने में आपका अमोनिया यूज हो सकता है, मरीटाइम इंडस्ट्री में आपका अमोनिया यूज हो सकता है। ठीक है, तो मेन चीज मैंने आपको आपको दो चीजें बताई, व्हाट इज ग्रीन अमोनिया एंड दूसरा व्हाट इज हेबर प्रोसेस। ठीक है सर, तो इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर, इज दैट क्लियर और नॉट। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इज दैट क्लियर और नॉट, क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्रियो फॉर गुड एम्ड एट प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी अमंग गर्ल्स एंड बॉयज, इट इज एन इनिशिएटिव बाय द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। क्रियो फॉर गुड ये लॉन्च किया गया है, इसका पर्पस क्या है सर, इसका पर्पस है जेंडर इक्वालिटी अमंग गर्ल्स एंड बॉयज प्रमोट करना। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इसको तीन लोगों ने मिलके लॉन्च किया है, ये तीन लोगों का इनिशिएटिव है, तीन बॉडीज का, आईसीसी, बीसीसीआई, तीसरी बॉडी को पूछ रहा है। तो देख लो सर, जेंडर इक्वालिटी अमंग गर्ल्स एंड बॉयज पे कौन काम कर सकता है इन तीनों में से। यूएनडीपी का तो सर नहीं लग रहा है ज्यादा चांस, डब्ल्यूएचओ तो सर नहीं हो सकता ना, इसमें हेल्थ से रिलेटेड क्या हो गया, यूएनडीपी भी नहीं है, यूएन विमेन हो सकता है या यूनिसेफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज की बात हो रही है सर, सिर्फ विमेन की बात नहीं हो रही या सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं हो रही, गर्ल्स एंड बॉयज की बात हो रही है। तो यूएन विमेन के भी चांसेस कम है, करेक्ट आंसर इज यूनिसेफ। ठीक है, तो ये क्रियो फॉर गुड का एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है, इसमें क्रिकेट बेस्ड एनिमेशन फिल्म्स बनाई जाएंगी, जहां पर बच्चों को, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को सिखाया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन को उनका प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ का ये इनिशिएटिव है। अब धड़ल्ले से मेरे को वन बाय वन तीनों के हेडक्वार्टर बताओ आप। सबसे पहले बताओ आईसीसी का हेडक्वार्टर, फिर बताओ बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, फिर बताओ सर आप यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। हाँ जी,
देखो पिछले दो एग्जाम्स से अगर आप देख लो, एलडीसी और यूडीसी, हेडक्वार्टर्स पूछना शुरू कर दिया उनने। पिछली बार फाओ का हेडक्वार्टर पूछा था, और यूडीसी में भी किसी का डब्ल्यूएचओ का शायद पूछा था, किसी का पूछा था हेडक्वार्टर। ठीक है। हाँ जी सर, बताइए इनके हेडक्वार्टर। बहुत बढ़िया। देखो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएई हेडक्वार्टर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बीसीसीआई का है मुंबई। यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ। अभी कुछ दिन पहले मैंने वर्ल्ड पॉलिटी का क्लास लिया था, उसमें ये सारे हेडक्वार्टर्स याद कराए सर आपको। इवन फ्लेक्स आप भी थे क्लास में, स्टिल आप पेरिस लगा रहे हैं आंसर। यूनिसेफ यूएसए में सर इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। चलिए सर, तो इसमें आईसीसी बीसीसीआई का भले एक बार पूछ भूल जाओ आप, यूनिसेफ का ध्यान रखना। ठीक है सर, यूनाइटेड नेशंस की जितनी एजेंसीज या फंड है उनके हेडक्वार्टर्स नहीं भूलने सर। मैं बार बार यही कहूंगा, आप लोग रिवीजन अच्छे से करिए, वरना जो भी पढ़ा है वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। Recently, which of the following state governments has launched an e-cabinet system, making this state the fourth Indian state and the second in the Northeast to adopt this digital governance initiative? त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम, नागालैंड। मतलब इनमें से किसी एक स्टेट ने ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया है। अब ई कैबिनेट सिस्टम क्या होगा, मतलब वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच जो भी मीटिंग्स होगी, जो भी डिसीजंस होंगे, तो वहां पर पेपर वर्क को बिल्कुल क्या कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। कोई पेपर वर्क नहीं होगा। ठीक है, डिजिटली सारे डिसीजंस दिए जाएंगे, डिजिटली सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे, सबके पास अपना अपना टैब होगा, उसमें सारा डिस्कशन चलेगा। तो इसको कह रहे हैं ई कैबिनेट सिस्टम। ये कहाँ की खबर है, ये है सर आपका त्रिपुरा की। ठीक है, तो ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, टू प्रमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। और नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट कौन सा था सर, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। और ओवरऑल इंडिया में अभी तक ई कैबिनेट सिस्टम कहां पर आ गया है, उत्तराखंड में आ गया है, उत्तर प्रदेश में आ गया है, और अरुणाचल प्रदेश में आ गया है। अब त्रिपुरा ने वो लीग ज्वाइन करते हुए फोर्थ ओवरऑल इंडियन स्टेट बन गया है त्रिपुरा। बाकी अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इट इज द सेकंड स्टेट आफ्टर अरुणाचल प्रदेश टू हैव द ई कैबिनेट सिस्टम। क्लियर है सर। अब ई कैबिनेट सिस्टम में सबके पास टैब होगा, और सारा काम टैब पर होगा, किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं होगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10। Recently, World Intellectual Property Organization has published the Global Innovation Index 2023. What is the rank of India in the Global Innovation Index 2023? ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सर, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। पहला, इंडिया की रैंक पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये पूछ ले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो इसमें आपका दो तरह के सर आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सर 40th रैंक। इंडिया की रैंक कितनी रही है, 40th रैंक रही है। पहले से वी हैव इम्प्रूव सो फार।
मतलब आप सोचो कि 2015 में हमारी 81 रैंक थी, ठीक है। अब वहां से 2023 में हमारी 40th रैंक हो गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये मेजर करती है कि आपकी कंट्री में इनोवेशन किस हद तक हो रहा है, ठीक है, किस लेवल पे इनोवेशन हो रहा है, कितना इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है आपकी कंट्री में। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे यूपीआई सबसे बड़ा इनोवेशन, दुनिया भी हैरान है इतना आसानी से कैसे डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो यूपीआई से हमने पूरी दुनिया को चौंकाया है, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। और इसी तरह से भारत सरकार अटल टिंकरिंग लैब्स बनवा रही है। एक आपको मैंने कई बार मिशन पढ़ाया, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ये मिशन चला रहा है, जिसके तहत इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। उसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स बनवाई जा रही है। उन लैब में क्या होगा, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारा काम आपका वहां पर किया जाएगा। तो ये सारी चीजों के जरिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू improve the global innovation index. So far we have reached the rank 40th and will definitely move to the more higher places in the coming years. ठीक है। तो अगर हम बात करें मोस्ट इनोवेटिव कंट्री 2023 में कौन थी, तो वो थी सर स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस, यूके एंड सिंगापुर, ठीक है। इसी बात पे मेरे को स्विट्जरलैंड की कैपिटल बता दें सर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है सर? हाँ, कुछ लोगों को बर्न, वो जेनेवा लगती है, जेनेवा नहीं है सर, इट इज बर्न, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? इंडिया दुनिया भर की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे सेफ गार्ड करना, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाना। इसका हेडक्वार्टर बताइए, वीपो का सर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सर यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वीपो, वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, वीपो का हेडक्वार्टर आप कह सकते हो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दरअसल यूनाइटेड एजेंसीज के ज्यादातर हेडक्वार्टर्स आप देखोगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। तो उसमें कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि हो सकता है कि इसका मतलब लगता है कि जेनेवा इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा नहीं है, वो क्या है? बर्न है, ठीक है। वो बात अलग है, ज्यादातर हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आज हम लोग सर यहीं तक रखेंगे, आज इतना ही न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो सितंबर तक की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, अक्टूबर भी जल्दी आपका अपलोड हो जाएगी। मेन चीज ये है कि आप रिवीजन मेंटेन करिए। आप लोग पुराने क्वेश्चंस भी भूल रहे हैं जो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मतलब नहीं है सर, अगर आप पुराने क्वेश्चंस भी भूल रहे हैं तो मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। उससे बढ़िया तो सर नेटफ्लिक्स देख लेते, वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है। क्योंकि आप ये समझ के रखो कि आप अगर यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो ये इंश्योर करना है कि अगर इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो चीज छूट गई तो सर पढ़ने का फायदा नहीं रहा ना। हमें कोई ज्ञानी बन के केबीसी तो खेलना नहीं है। हमें क्या करना है सर? सिंपल एग्जाम निकालना है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए कि आप ये जो नॉलेज ले रहे हैं, जो जो सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अगर वैसे तो मैं ग्रुप्स में भेज देता हूँ, नहीं मिले तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 9990784642। आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, ठीक है। चलिए सर, तो ठीक है सर, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, फॉलो कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।